हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ हैं डॉक्टर फैज। क्या हाल है फैज? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसा चल रहा है? बिल्कुल वीकेंड ठीक कैसा चल रहा रहा आपका? है। वीकेंड जो है, हम इसी बारे में भी बात कर रहे थे कि मैं समझ रहा था कि मेरा वीकेंड जो है वो बड़ा एक्साइटिंग प्लस ख्वार गुजरा है, लेकिन फैज ने हमें बताया कि उनका वीकेंड भी काफ़ी एक्साइटिंग है लेकिन ख्वार गुजरा। तो हाँ। स्टोरी थोड़ी सी शुरू करने से पहले बता दें कि वीकेंड पे हम गए थे सेंट लुइस। एंजॉय तो किया 2 दिन, लेकिन वापसी में जो है हाईवे पे हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, यहाँ पे 80 माइल पर आवर ट्रैफिक होती है। तो शोल्डर पे जाके गाड़ी खड़ी की है, और फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के गाड़ी जो है वो हल्की सी डिच में अटका दी। टायर चेंज करने के चक्कर में टायर गाड़ी जो है रिम पे गिर गई, और फिर कॉप्स को बुलाना पड़ा, और फिर बड़ी मुश्किल से टोइंग कंपनी आई है। 3 घंटे का हमारा डिटोर हुआ सेंट लुइस से। वापसी में जो हमारा प्रोग्राम था 7 बजे घर पहुंच जाएंगे, वो 10 बजे हो गए, जिसमें से 3 घंटे मैं और हमारे 2 छोटे बच्चे और बेगम जो है रोड के साइड पे खड़े रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे वो कि यादगार सफर हो गया। यादगार हो गया। फैज, मेरे ख्याल में आपके साथ भी कुछ ऐसा हादसा हुआ? बस बिल्कुल हमारे साथ, यानी कि जहाँ गए थे वहां तो बहुत जबरदस्त रहा टेनेसी में, लेकिन आते जाते हुए भी गाड़ी का मसला रहा, आते हुए भी गाड़ी का मसला रहा। और बस शोरूम शोरूम से गाड़ी, गाड़ी से रेंटल कार, फिर इवेंचुअली जब घर पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई घर पहुंच गए। और सबसे बढ़ के जब घर पहुंचे तो हमें ख्याल आया कि भाई घर की चाबी तो रखी नहीं रियली? है। क्योंकि वो गाड़ी जिसमें थी वो तो गैरेज ऑटोमेटिक था। आप गाड़ी का बटन दबा देते तो गैरेज खुल जाता था। तो हमने कहा जब वापस आना ही है तो यार चाबी शाबी क्या रखे हैं, बस ऐसे ही आ जाएंगे। वो तो अल्लाह भला करे, हमारे घर का जो गैरेज कोड है वो खराब हुआ हुआ था। तो मैंने कहा वो भी नहीं खुलेगा। वो पता नहीं किस्मत से अल्लाह ताला ने क्या था वो उस वक्त काम कर गया जो कि 6 महीने से नहीं कर अल्लाह का शुक्र। आई मीन यू रहा। नो, ये मुझे इससे याद आया, हमारे साथ तो ऐसे 2 हादसे हो चुके हैं। हमारा पहला घर था, जब हमने पहली बार, हम गरीब लोग, जब मेरी पीएचडी ख़त्म हुई है और पोस्ट डॉक स्टार्ट की मैंने यहाँ पे एक नेशनल लेबोरेटरी में यूएस में। तो पहली बार हम किसी घर में आए, टाउन होम रेंट किया था हमने जिसमें गराज था। पहला दिन मेरी पोस्ट डॉग पे और हमारी बेगम साहिबा जो हैं वो गराज में कुछ डालने गई हैं, कचरा फेंकने गई हैं, और वो डोर अंदर का बंद हो गया, ऑटो स्लैम था, स्प्रिंग लगा हुआ था, और मेरी छोटी वाली सैरा जो है, शी वॉज लॉक्ड इन साइड द हाउस। तो वो लॉक हो गया, और वो नेबरहुड इतना सुनसान था कि इन कभी हैंडल किया नहीं था, तो उसको ये नहीं समझ आया कि गराज का डोर खुलता कैसे। तो गलती से उसने जो ऊपर पैनल होता है वो बटन दबाने के बजाय गराज डोर लॉक का बटन दबा दिया, और वो दबाया जाए और कुछ ना हो। एंड शी डेंट हैव अ फोन, और मैं तो जॉब पे। फिर इसने ऊपर रस्सी खींचने की कोशिश की है, अब वो रस्सी से तो उसको ये नहीं पता कि वो गराज डोर अनलॉक ही हो गया, वो तो अनलॉक। तो फिर बेचारी, मेरे ख्याल में शी वॉज स्टक देयर फॉर 2 to 3 आवर्स। रमज़ान का ज़माना था, रमज़ान का महीना था, और दरवाज़ा कभी मार रही है, कभी अंदर मार रही है, और सारा छोटी थी, 2 साल की थी, तो उसको कुछ कर नहीं पा रही थी। तो शी वॉज स्कैर्ड। तो फिर किसी ने इवेंचुअली, किसी अल्लाह की बंदी ने ना इसकी धड़ धड़ सुन ली गराज डोर पे बाहर से जाते में ना। तो उसने रुक के आके पूछा है, कुछ फिर देखे, एवरीथिंग ओके किया। एवरीथिंग ओके? तो शी हर्ड इट। देन शी कॉल द कॉप्स। कॉप्स जब आए तो उन्होंने गराज डोर तोड़ा है, और फिर घुस के उन्हें पता चला कि बच्ची अंदर, तो अंदर का दरवाज़ा भी तोड़ दिया। खैर, फिर मुझे कॉल हुई और 2 TV कॉल आई, तो मैं फ़ौरन भाग के आया घर वापस। 3 घंटे का इनका ख्वारी भी थी, लेकिन हमें 10,000-12,000 का पटका पड़ा और रिपेयर कराना पड़ा और बस। क्या। तो तुमने उसके बाद फैसला हो गया भाई दोबारा वापस चलो उसमें। नहीं, उसके बाद अपना हमने कोई। ये किया कि अब जब भी जाते हैं तो गराज में एक चाबी रखते हैं। हाँ। तो मेरे साथ ये हुआ है कि अच्छा, ये असल में ये रखना शुरू की कि हम जब जब मैं करंट जिस घर में रहता हूँ, इस घर में मूव हुआ, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हुआ था, और मैं भी इसी तरह किसी काम से गराज गया। बल्कि मैं बाहर गया, और ये मेन डोर हमारा लॉक हो गया। मेन डोर लॉक हो गया, लकीली मेरा गराज डोर तो खुल गया, लेकिन अंदर का दरवाज़ा लॉक। अब मैं खटखटाऊँ, दरवाज़ा बजाऊँ, कुछ भी करूँ, सब सो चुके थे अंदर, महाविश हो गई थी। तो उसके बाद कोई उठ के ना दे, आधा घंटा हो गया मुझे। उसके बाद मैंने इत्तफाकन दरवाजे पे हाथ ही मारा, दरवाज़ा खुल गया। आई मीन सही से लॉक नहीं हुआ था। उसके बाद चाबी हमने एक जगह, खास जगह रख दी है गराज के अंदर, के कभी लॉक हो तो यार ही बचा ले। मेरा मशवरा है कि वो क्रिकेट टाइम पे ना बताना। हाँ, ये इसलिए मैं बड़े केयरफुली बता रहा हूँ कि कहाँ रखी, और मैं अपने घर का एड्रेस किसी को नहीं बता रहा कि कहाँ रहते हैं। तो ये तो थी हमारी पर्सनल स्टोरीज, हमारे एक्साइटिंग वीकेंड्स, जो कि बिल्कुल प्लान नहीं थे कि दोनों के साथ ख्वारी हुई होगी, लेकिन हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मजा रहा। मैं बड़ी श्योर तुम्हारा भी मजा रहा, हमारी मजा थोड़ी सी ख्वारी हो, बच्चों को याद रहेगा कि यार ये ख्वारी हुई। बच्चों क्योंकि को बच्चों की एक्चुअली तो तफरी कोई होती है। ट्रिप नहीं याद, उनको ये याद है कि पुलिस आई थी और किसी ने लाइव हाँ। स्ट्रीम भी हुआ है और दोस्तों में शेयर भी हुआ है, पता चला है मुझे। तो आई गेस एग्जैक्टली।
bragging rights. That's one of the bragging rights के we had cops who were there for security और just वो तो you know whatever makes them happy बस अल्लाह का शुक्र कि घर वापस आए लेकिन जो खुश हैं वो है पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2013 के बाद दूसरी मरतबा सीरीज़ जीती है वनडे इंटरनेशनल और यू नो मिसबा ने पहली बार सीरीज़ जीती थी साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के लिए और अब बाबर आजम ने मिसबा की कोचिंग के अंडर सीरीज़ जीती है बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान देखते हैं सीरीज़ का सूरत हाल क्या रही चलते हैं पहले मैच की तरफ पहले मैच का कुछ हाल ये था कि साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 273 बनाए इस इनिंग में साउथ अफ्रीका की ये इनकी फुल स्ट्रेंथ साइड खेली ऑफ कोर्स फाफ डू प्लेसिस टीम में नहीं है वेरियस रीजंस इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही हैं साउथ अफ्रीकन बोर्ड में लेकिन एनीवेज इसमें रैसी वेंडर डसन की 123 वाज द मेजर स्टैंड आउट इनिंग फिर नीचे से आके डेविड मिलर की 50 इनिंग्स तो 273 का आई थिंक पार स्कोर कह सकते हैं लेकिन मे बी लिटिल बिलो पार जवाब में पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त आगाज़ किया इमाम उल हक प्लेड वेरी वेल 70 रन बनाए 80 बॉल्स पे एंकर का रोल प्ले किया फ़खर जल्दी आउट हो गया लेकिन बाबर आजम ने फिर आके शानदार सेंचुरी बनाई 103 रन की मोहम्मद रिजवान के 40 रन अच्छे रहे और नीचे से शादाब खान ने आके ये मैच बनाया ये मैच जो है अगर लोगों ने देखा हो तो पाकिस्तान जो है वो बड़ी आसानी से एक मौके पर जीत रहा था लेकिन इवेंचुअली एज इन टिपिकल पाकिस्तान फैशन कोलैप्स हुआ है और आखिरी विकेट बॉल पे जाके फ़हीम अशरफ ने 4 मारा है जिस पे मैच जीता है तो पाकिस्तान आखिरी ओवर में शायद 2 रन चाहिए थे जो कि शुरू के 3 या 2 रन चाहिए थे वैसे कुछ 3 रन चाहिए राइट वो 4 बॉल पे कोई रन नहीं बना बिल्कुल कोई रन नहीं बना था बड़ा अजीब गरीब ओवर हो गया था जबकि कोई पहलव कायो को इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग नहीं करा था लेकिन फॉर सम रीजन फ़हीम बीट होते रहे बस वो आखिरी ओवर आपने बैठे देखना स्टार्ट किया आखिरी की 2 बॉलों पे आप खड़े हो चुके थे बस अभी मुंह पे आ ही गई थी वापस फेंक चली बस बड़े शरीफ आदमी कभी कभार जबान इनकी हल्की सी फिसलती है हल्की सी फिसलती है इनकी जबान लेकिन हाँ हम खड़े हो गए थे सीट से अपनी उसके बाद जो है वो सेकंड ओडीआई जो है वो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर मारा 341 जो कि वाकई ज़बरदस्त स्कोर था अगेन क्विंटन डिकॉक ने 80 रन बनाए एडन मार्कम ने अच्छा स्टार्ट दिया उनके साथ 39 रन फिर नीचे से टेम्बो बवूमा ने 92 बनाए वेंडर डसन 60 डेविड मिलर 50 तो प्रीटी मच यू नो इंटायर टॉप एंड मिडल ऑर्डर फायर्ड एक बड़ा स्कोर सेट किया जवाब में पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही इसमें पूरी इनिंग्स में एक ही शाहकार था वो था फ़खर आज़म कह सकते हैं लेकिन फ़खर जमान की 193 रन सिंगल हैंडेडली वो बंदा पाकिस्तान के लिए मैच लेके कहाँ से कहाँ तक गया है और इसमें इस मैच में आई थिंक फ़खर जमान यू नो के 193 तो थे साथ में बड़ी एक कंट्रोवर्सी आई जो कि फ़खर जमान का रन आउट था आखिरी बॉल पे जिसमें बेसिकली कंट्रोवर्सी ये थी कि फ़खर जमान ने बॉल खेली और यू नो जब दूसरे रन के लिए वापस पलटे हैं तो बाउंड्री से थ्रो आई क्विंटन डिकॉक भागते हुए आए उन्होंने इस तरह इशारा किया जैसे फ़खर को नहीं लेकिन फील्डर को इशारा किया दूसरे एंड पे थ्रो जा रही है एग्जैक्टली तो जब ये इशारा किया तो फ़खर जमान जो है वो हल्के हो गए लेकिन बॉल एक्चुअली उन्हीं के एंड पे आई और डायरेक्ट हिट भी हो गई फ़खर जमान इस रन आउट हो गए तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है फैज की डू यू थिंक दिस वाज फेयर देखो मुझे नहीं लगता कि क्विंटन डिकॉक ने देखिए 2-3 सवाल हैं इसमें क्या ये डिलिबरेट था यस ही वांटेड टू मिसगाइड हिम सो दैट ही कैन गेट रन आउट इसमें कोई शक की बात नहीं क्या उसने चीटिंग की सोच से किया नहीं डिकॉक इज अ वेरी गुड प्लेयर उसको भी जहन में नहीं होगा ही वांटेड टू बी चीकी and he probably didn't even realize कि वो क्या कर रहा है उस टाइम पे क्या नहीं कर रहा he just wanted to be cheeky but I personally think जितना भी आप वीडियो को देखें एक वो है कमेंटेटर या क्रिकेटर विलियम का उसका बयान बड़ा अच्छा है कि the more I look the more I dislike this तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि he wanted to misguide फ़खर के बॉल दूसरे एंड पे जा रही है और ताकि वो और अगर आप देखें तो फ़खर जैसे ही उसने इशारा किया है और फ़खर की तरफ भी देखा है थोड़ा सा तो फ़खर slowed down and he turned around to see Haris Rauf because he was not you know Haris Rauf थे इसे मोड़ा नहीं था सेकंड रन के लिए तो he was trying to make sure कि वो पहुंच गए
एंड देन ही रियलाइज कि नहीं यार ये गलत हो गया. तो अगेन इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि फखर जमान की भी गलती थी. ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज रन फर्स्ट एंड देन वो दूसरी चीज देखता. लेकिन हाँ, उसने क्या ये डिलिबरेट था? यस, आई थिंक सो, इट वाज डिलिबरेट. दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन इट वाज डिलिबरेट. दैट इट लुक्स लाइक इट वाज डिलिबरेट. लेकिन क्या ये चीटिंग थी उसमें, या किसी और जुमरे में लिया जाएगा? I don't think so. Again, I'm pretty sure if given the chance again, I don't think so Quentin de Kock will repeat this thing again. Yeah, I think ये particular situation है. I mean, I think one डायरेक्ट हिट हो गई. अगर डायरेक्ट हिट नहीं होती तो फखर को बॉल नजर आ जाती जाती और फिर एक्सीलरेट करती. क्योंकि वो डायरेक्ट हिट हुई तो फखर को पता ही नहीं चला या रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज ही कुडंट सी. सेकंड, आई थिंक फखर की गलती है कि फखर को जब भी आप रन लें, बेसिक वो है कि अपना आप जब रन लें तो पूरी स्पीड से भागें आप until you're in your crease. Don't ball watch. And he wasn't even ball watching, he was watching his partner. सेकंड ये कि क्या इस तरह के वाकयात इससे पहले हुए हैं जो कि लोगों ने मिसगाइड किया है, प्लेयर्स को ये करने की कोशिश की है? बिल्कुल हुए. एक बड़ा अजीब फनी सा वो है जो कि संगकारा को बॉल आ रही है और वो हमारे जो क्या नाम है उनका, अहमद शहजाद भाग रहे हैं. लाइक इट वाज नॉट अ रन आउट, लेकिन इट वाज क्वाइट फनी. It was fun. In a sense कि it was a perfectly, it's just a part of the game. So Yes. I think so he just wanted to be cheeky. I'm pretty sure if coming to another occasion or इस तरह की occasion में आता है, I don't think so he's going to do it. But yes, it was deliberate. अगर वहां पर थर्ड एम्पायर के साथ बात जाती, क्योंकि एम्पायर्स की भी गलती थी इसमें. They should have been on the top कि भाई let's review this. And I'm pretty sure कि अगर वो रिव्यू करते और उस बात को डिस्कस करते तो पाकिस्तान would have awarded 5 runs. लेकिन बड़ा मुश्किल था. आई मीन कि ऑन द स्पॉट अवार्ड करना, क्योंकि पहली बार ये थर्ड अंपायर ही कर सकता था. दूसरी बात, आई थिंक अवार्ड करना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती बिकॉज आई मीन मैच उस वक्त के आखिरी ओवर में 31 रन चाहिए थे मे बी. आई डोंट थिंक सो कि उससे मैच के रिजल्ट पे फर्क पड़ता, क्योंकि अगेन 31 रन सही है, 193 पे प्लेयर खड़ा हुआ है. बस ये था कि it was a big occasion. Still, it's the highest inning for the second, on a chasing, for a chasing team. Yes. लेकिन अगर 200 हो जाते तो it was the first time कि किसी ने second inning में 200 बनाया. Yes, मतलब फखर टोटली डिजर्व करते थे 200 होना. आई थिंक दूसरी डबल सेंचुरी एक वैसी बना चुका है फखर जमान. राइट. तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इस सीरीज से कुछ हो ना हो, फखर जमान का वापस फॉर्म में आना इज अ बिग प्लस. आई थिंक कंट्रोवर्सी ज्यादा की इशू ये है कि देयर इज एन एग्जिस्टिंग लॉ जो डिस्ट्रैक्शन जो है ना उसको डिस्ट्रैक्शन को डिसअलाउ करता है. तो कॉजिंग अ डिस्ट्रैक्शन इज अगेंस्ट द रूल्स. आई थिंक ये फील्डर्स पे अप्लाई करता है कि अगर फील्डर डिस्ट्रैक्ट करे स्लाइड मारते हुए, एग्जैक्टली मुझे रूल नहीं पता, लेकिन इट्स सपोज टू बी डिस्ट्रैक्शन एंड डिलिबरेटली डिस्ट्रैक्टिंग द बैट्समैन. तो क्योंकि रूल एग्जिस्ट करता है इस वजह से ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी. अगर रूल एग्जिस्ट नहीं करता तो आई थिंक आई वुड लव सच काइंड ऑफ थिंग इन क्रिकेट कि ये एक तरह का समझे फनी थिंग है ना. अगर बैट्समैन इतना बेवकूफ़ है तो उसकी गलती. राइट. आप जब स्पिन हमने भी किया है, हम भी करते हैं. बॉल फेंक दी, बॉल का फेंकने का इशारा कर दिया, आपने बॉल पकड़ के दूसरी एंड पे फेंक दिया ताकि डिस्ट्रैक्ट करे आप. ये सब चीजें होती रहती हैं भाई. इस इंसिडेंट की वजह से हुआ क्या कि पाकिस्तान की बैटिंग की जो फेलियर थी वो उस पर बात नहीं हो सकी. सिर्फ सब लोग इसी इंसिडेंट में बात करते थे. आई मीन बॉलर्स भी जो है अगर ऑफ स्पिनर है वो दूसरा कराता है तो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, स्किल सेट है, ये सब कह सकते हैं, लेकिन बैट्समैन भी स्विच हिट मारता है, बहुत सारी चीज़ें. मे बी दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, लेकिन आई थिंक ये क्रिकेट की ब्यूटी में होना चाहिए. अगर आप किसी भी गेम को इतना स्ट्रिंजेंट बना दें कि बेसिकली कि उसमें कोई जो कहते हैं नॉवेल्टी ना रहे. आप मसला है कि चीटिंग का जो वर्ड है ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. यानी तफरीह में कहना तो एक अलग बात है. व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनली, व्हेन यू से अ प्लेयर चीटेड, दैट मींस द होल कंट्री चीटेड. तो आई थिंक सो ये चीटिंग का वर्ड इसके साथ एसोसिएट करना गलत है. आई डोंट थिंक सो कि ये रूल होना भी चाहिए. बेकार का रूल है. वही वाली बात है कि कोई अंग्रेज ने उस जमाने में लिख दिया जब एथिकल क्रिकेट होती है. ये एक्चुअली आई थिंक इतना पुराना रूल नहीं है, रीसेंट है और ये किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद हुआ है और उसकी मुझे बैकग्राउंड नहीं पता. मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, आई जस्ट कैंट रिमेंबर राइट नाउ.
लेकिन आई थिंक देयर मस्ट बी सम सिग्निफिकेंस टू दिस थिंग, लेकिन इस इंसिडेंट पे पर्टिकुलरली अप्लाई करना आई डोंट थिंक सो इट शुड बी। आई थिंक व्हाटएवर हैपेंड इज फाइन। आप फ़खर जमान को दाद दें, उन्होंने गलती की, उन्होंने खुद मानी अपनी गलती। फ़खर ने कोई ब्लेम नहीं नहीं, एलोकेट किया। दैट्स वेरी, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है सबसे पहला बयान फखर का आया कि दैट्स माय मिस्टेक, सो यस, दैट वाज वेरी एनकरेजिंग, वेरी पॉजिटिव रिस्पांस, आई थिंक सो। यस। आते हैं फाइनल ओडीआई जो आज सुबह खेला गया यूएस टाइम के मुताबिक। पाकिस्तान ने इसमें 320 रन बनाए, जवाब में साउथ अफ्रीका 292 रन बना के आउट हुआ। इस मैच में कंट्रोवर्सी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि साउथ अफ्रीका की 7 चेंजेस करना पड़ी। 5 प्लेयर्स उनके जो हैं वो आईपीएल खेलने चले गए आखिरी वनडे खेले बगैर। आम, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको अपने कंट्री को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। आखिरी वनडे आईपीएल एक दिन 2 दिन बाद ज्वाइन कर लेते तो क्या होता, वहाँ पे 1-2 मैच मिस कर लेते। नेशनल ड्यूटीज़ मोर इंपॉर्टेंट, उसमें मैं फैज़ आपसे पूछूंगा। इसके अलावा 2 इनकी रैसी वेंडरसन इंजर्ड हो गए, तो उस वजह से इनके पास मजीद एक प्लेयर की कमी हो गई। तो आई थिंक 6 प्लेयर्स इनके रिप्लेस हुए। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए इमाम ने अगेन अच्छा स्टार्ट दिया, 57 बनाए अपनी यूजुअल लो स्ट्राइक रेट पे। बट आई थिंक गिव हिम क्रेडिट कि एटलीस्ट वो 2 इनिंग्स में 50s तक पहुंचा है। एक में 100 भी कर सकता था अगर पहले वाले मैच में स्टिक करता। अगेन फ़खर जमान अगेन स्कोर्ड 101, एंड देन बाबर आजम क्या सबलाइम इनिंग्स खेली है भाई इसने, 94। स्पेशली आखिर में मजा आ गया उसकी देख के। बिल्कुल। और आखिर में आखिरी बॉल पे 6 मारते मारते मोहम्मद यूसुफ की याद आ गई, जो उसने एक सेंचुरी मारी थी लास्ट बॉल पे 6 मार के। राइट, राइट। इस मैच में पाकिस्तान ने 3 चेंजेस किए। दानिश अजीज और आसिफ अली बैटिंग में जो कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं पाए थे उनको ड्रॉप करके सरफराज और मोहम्मद नवाज को अंदर लेके आए, और बॉलिंग में हसनैन की जगह हसन लिया है, विच वाज आई थिंक द राइट चॉइस। तो हसन हसन अली ने लेकिन आके बैटिंग में अपने जौहर दिखा। आखिर में 32 रन की उन्होंने इनिंग खेली है। उसने उसने स्कोर बहुत ही अच्छा कर दिया, 320 वाज अ पावर स्कोर। क्योंकि जिस तरह से ये गेम चल रहा था पाकिस्तान की बैटिंग, आई वाज थिंकिंग कि यार 350 मार जाएंगे। राइट, क्योंकि राइट। अब आप देखो ना, यानी कि बाबर आजम और फखर जमान खड़े हुए हैं और आपका 150-200 स्कोर हो गया, 1 विकेट गिरी हुई है, तो मैंने यार नीचे से आके, लेकिन नीचे काफी विकेटें गिर गई। अगर ये इनिंग नहीं खेलता हसन, तो प्रोबेबली पाकिस्तान विद इन 300 होता, यानी कि 300 से ऊपर नहीं जाता स्कोर। और ये मैच कुछ और ही हो सकता था क्योंकि प्रेशर इतना नहीं होता। तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग जब आई तो यानेमन मलान ने, जिनको हम जानेमन कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये डेविड मलान के भाई हैं क्या? आई थिंक ही इज डेविड मलान्स ब्रदर। लाइक डेविड मलान जो है आई थिंक इंग्लैंड के लिए खेलते हैं मे बी। आज की वीडियो के लिए भाई है। चलो आज के लिए भाई। 70 बनाए 81 बॉल्स पे। उसके बाद करता है कि पाकिस्तान वाला भाई है या लंदन वाला भाई। मेरे ख्याल में भाई हैं। आई थिंक वो डेविड मलान हैज मूव टू मे बी, बट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। मैंने झलकियां ही देखी हैं, लेकिन जो आज के मैच के बाद उसके शॉट्स, और ये ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर साउथ अफ्रीका। यस। बवुमा ने कुछ खास नहीं बना पाए। बवुमा इंजर्ड भी हुए हैं एक्चुअली इस सीरीज में। कैच के चक्कर में, हाँ। एग्जैक्टली, और वो T20 से आउट भी हो जाए। काइल वरेने आई थिंक 62 बनाए, बट ये काइल वरेने आई थिंक इनका खाली वी काफी, काइल वी 62 खाली वी काफी है, जिंदगी आसान रही। खाली भी खाली भी तो खाली भी ने 62 बनाए 53 बॉल्स पे। तो पहले को आयो जो बाद को आयो, लेकिन पहले को आयो ने 54 बनाए। और ये अगर आपको याद हो, एक बड़ा ये वो पहले को आयो है, मुझे वो ये मैच याद आ गया जब सरफराज पीछे खड़े हुए थे 1-2 साल पहले। सरफराज जब कैप्टन थे और पहले को आए बैटिंग कर रहे थे, और पहले को आए ने अगेन लंबी इनिंग खेल दी थी। और सरफराज भाई जो हैं वो बेचारे अपनी अपनी पाकिस्तानी जबान में मासूमियत में बड़े रेशल एपिटेट्स कह गए थे, जिनको अंदाजा भी नहीं हुआ कि इनको उनके उनके जंग माइक ने पकड़ लिया हमारे बेचारे सरफराज, क्योंकि सरफराज तो बस ये पूछ रहे थे कि पहले को आया भाईजान की अम्मी बैठी दुआ कहाँ मांग रही, तो उन्होंने ये पूछा था, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली ये अल्फाज नहीं यूज किए थे। तो मुझे वो टाइम याद आ गया, मैं दुआ कर रहा था कि भाई सरफराज फिर कुछ नहीं बोल लेना यार, तुम इतनी मुश्किल वापस आए। लेकिन ये जो वी ने, कायल ने और इसने जो इनिंग खेली है, एक जमाने पे हो गया था कि एक वक्त आ गया था कि जब 86 रन चाहिए थे 54 या 44 बॉल्स पे, राइट। तो इट लुक लाइक पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनके जो बल्ले चल रहे थे वो बड़े अच्छे चल रहे थे।
बिल्कुल अच्छे चल रहे थे बल्ले, और उस वक्त जो है 100 सेंचुरी स्टैंड इनका हो गया था, तो हाँ मैच उस वक्त लग रहा था कि हलक में आ गया, लेकिन आखिर में हसन ने और शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई, इनको कंट्रोल किया ना, और हारिस हसन ने राउफ ने पर्टिकुलरली कोई कमी नहीं करी, हारिस राउफ ने भी अच्छी। यस, उसके बाद बेसिकली यू नो आखिरी बस बंस वरीने आउट हुए हैं और फिर पेलकवाई आउट हुए हैं क्विक सक्सेशन में, उसके बाद फिर बेसिकली मैच वाज इन पाकिस्तान गेम। आई थिंक इसमें इस मैच में उस्मान खादिर भी खेले और मोहम्मद नवाज भी खेले। मोहम्मद नवाज ने बड़ा इम्पैक्ट किया, 3 क्रूशल अरे बीच में और निकले। बड़ी प्यारी बॉलिंग थी वो वेरी टिपिकल, वेरी क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जो बॉलें होती है ना, पढ़ के बाहर निकलने वाली, वो बड़ी प्यारी बॉलिंग थी। जो उसने बबूमा को आउट किया, और वो स्पेशली उससे पहले जो उसने आउट किया है, क्या नाम है, स्मर्ट्स को, या किसको आउट किया, नहीं स्मर्ट्स को तो कादिर ने आउट किया। सबसे एक पहले और किसने किया नवाज ने, मोहम्मद क्लासन को, नवाज ने क्लासन, मलान को आउट किया था, जो हाँ बैक मलान पे को, एलबीडब्ल्यू। मलान को, वो बहुत प्यारी बॉल थी। दैट राइट, वाज उसके बाद लाइक उसने बवूमा को दैट तो वाज क्लब इन फ्रंट। राइट, बवूमा को उसने जो है वो बवूमा स्टेप्ड आउट ऑफ हिज क्रीज और मिस हो गई बॉल, और उसके बाद क्लासन को जो है ना एलबीडब्ल्यू किया था बैक फुट पे अगेन। यस, तो यू नो आई मीन मोहम्मद नवाज की जो है वो टीम में वापसी। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द फाइनल? मुझे एक्चुअली आज की टीम काफ़ी अच्छी लगी। आई थिंक कि थोड़ा सा एक आज की टीम कमी है। अच्छी तो है, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अब देखिए ना, आई थिंक सो वी नीड टू डेवलप मोर स्पेशलिस्ट बैट्समैन। अब आपने सरफराज को भी खिला लिया और रिजवान को भी खिला लिया, 2 विकेट कीपर बैट्समैन। तो थिंकिंग थोड़ी सी कम लगी मुझे इसमें। हमारे पास सही है, दानिश अजीज चल नहीं रहे थे और सरफराज को चांस देना था, और सरफराज अच्छा भी खेल रहा था, ऐसा नहीं है बुरा खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग वेरी गुड एक्चुअली फॉर 12-13 रन व्हाट ही मेड, ही डिड अ वेरी गुड जॉब। वो तो जब शॉट मारने गया था सही शॉट था, लेकिन वो सही एग्जीक्यूट ही कर सका। लेकिन अगेन इट्स दो कीपर एक टीम में अमूमन आपको देखने में कम ही मिलते हैं। जब मतलब आप आइडियाज अराउंड हो जाए तो इस तरह की चीजें नजर आती हैं। आई थिंक दो कीपर तो कह सकते हैं टीम में। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड की टीम में स्टोक्स और स्टोक्स कह रहा हूँ, जॉनी बेयरस्टो और यू नो हुज द अदर गाय, द ग्रेट बैट जॉन बटलर। बटलर दोनों खेलते हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि दोनों एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जॉनी बेयरस्टो और बटलर ऑन देयर डे दे कैन फिनिश द गेम ऑन जस्ट बाय देमसेल्फ। और बेयरस्टो ने तो करके दिखाया था 90s, और कितने मैन ऑफ द सीरीज थे मेरे ख्याल में इंडिया के और खिलाफ। बटलर आप जब मारने पे आ जाओ उसका दिन है, तो फिर आप उसको फिर रोक तो नहीं खत्म सकते। हो जाता है गेम। ऑफ कोर्स ना रिजवान ना सरफराज उस कैटेगरी में लाया करते हैं। आई थिंक सरफराज की एक फर्क ये है, एग्जैक्टली, आप नोटिस करें ये टीम घूम फिर के उस टीम की तरफ जा रही है जो कि मिकी आजा छोड़ के गए थे। आई थिंक मुझे लगता है कि सरफराज को ना, मतलब मे बी अपेरेंट नहीं था, लेकिन सरफराज की कप्तानी में ये सारे लड़के खेले हैं। बाबर, हसन अली, शाहीन आया था बाद में, इसके अलावा फ़खर जमान, फ़हीम। मतलब जो भी हम ऑन द स्क्रीन देखते हैं, मुझे कुछ ऐसा है या न्यूज़ ऐसी है कि बाबर रियली वांट सरफराज टू बी इन द प्लेइंग 11। नथिंग अगेंस्ट सरफराज, आई डोंट थिंक सो ही इज अगेंस्ट इज़वान आइदर, लेकिन ही वांट्स नहीं सरफराज इफ टू ही बी इन कैन, द प्लेइंग 11। देखिए सरफराज की बात ये है कि सरफराज कैन बी अ वेरी गुड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन विद या हिज सिंगल्स एंड डबल्स। और सरफराज की मुझे एक बात अच्छी ये लगती है कि सरफराज 40 बॉल पे 12 रन नहीं करेगा। राइट, आउट लाइक हो जाएगा या तो फिर ज़्यादा बॉल करेगा। if he stays for 50 balls, he'll probably score run a ball. राइट, तो और वही आजकल की क्रिकेट की जरूरत है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में वही आपको जरूरत है। सरफराज देखें लोअर ऑर्डर प्लेयर नहीं, सरफराज वो प्लेयर नहीं है जो कि आप 10 बॉल पे 40 रन बना जाए, आप उससे एक्सपेक्ट करें, नहीं ये एक्सपेक्टेशन करना इससे जो है ना वो प्लेयर के साथ ज्यादती होगी। आई डोंट थिंक सो ही इज एन ओपनर। और हाँ मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, और मिडिल ऑर्डर में तेज रन देता है। और अगेन बोथ सरफराज एंड रिजवान जो है वो उनकी बैटिंग अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है कि बुरी चल रही है, लेकिन दे आर नॉट पिंच हिटर्स जो आखिर में आपको जरूरत है ना। और जो यही कि मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी आपके पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा जो छठा नंबर है वो हफीज है। हफीज है। अब हफीज को ये मेरा नहीं ख्याल वनडे, क्योंकि हाँ वर्ल्ड कप शायद दूर है तो उसको नहीं लाएंगे। आई थिंक दानिश अजीज के साथ थोड़ा हैंड हुआ। दानिश अजीज को ये मैच खेल सकता था। देखिए इनका जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की टीम में बैट्समैन के जाने से मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा फर्क पड़ा जितना उनको आंड्रे नोटिया के नहीं होने की वजह से पड़ा है, क्योंकि हाँ नोकिया है ना, उसने नोकिया ने सारी विकेटें निकाली हैं। मिडिल ऑर्डर में भाई वो बड़ा जबरदस्त बॉलर चल रहा है आजकल। राइट, तो दानिश अजीज को बेचारे को दो बड़ी अच्छी नोकिया की गेंद्स पड़ी और जो कि वो एग्जैक्टली आप उसके दोनों आउट देखेंगे तो ऐसा लग रहा है सिमिलर आउट है।
सिमिलर आउट हुआ है, और वो उसका मतलब यू हैव टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। आखिरी मैच में अगर आज खेलता तो मे बी यू वुड हैव सीन द ट्रू दानिश अजीज जिसको हमने देखा है, उसकी एंड की He's a हिट। very good player. He deserved more chance. Simple आई like that. थिंक उसको टीम में रखेंगे, मतलब टीम से ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मौका मिले तो आप पिच के हिसाब से उसको करें। अगेन वो उसमें ऑलराउंडर वाली कैपेबिलिटी भी है क्योंकि ही बॉल्स गुड लेफ्ट अच्छा, आर्म। एक और बॉलर है जो कि मुझे नहीं पता गया है नहीं गया है, मेरे ख्याल से गया है। शाहनवाज कह रहा हूँ, हाँ ऐसे शाहनवाज धानी। धानी, हाँ धानी वो टेस्ट टीम में गया है। टीम गया है ना? हाँ बट ही इज इन द टेस्ट टीम। ओके, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। ही इज अ गुड बॉलर। आई मीन कुछ इस पे क्वेश्चन मार्क्स ये हैं कि आपने पीएसएल की बेसिकली फैन फॉलोइंग उसकी जो बनी शाहनवाज धानी की, उसके बेसिस पे उसको उठाया। मैंने शाहनवाज धानी का कायद आजम ट्रॉफी मैंने तकरीबन सारे मैचेस हाईलाइट्स तो देखी, जो जो आपका हमारा प्रीमियर 4 डे टूर्नामेंट होता है। तो धानी की बॉलिंग वाकई अच्छी है, एंड ही डिजर्व्स टू बी इन द टीम। मे बी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम का कहना यह है, हमारे चीफ सेलेक्टर का। वो ही तो हमारे सारे बॉलर को फास्ट ट्रैक किया है, हसनैन से लेके हारिस रऊफ से लेके सभी फास्ट ट्रैक हुए। तो लेकिन धानी की कंट्रोल मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी और उसकी पेस धानी का ज्यादा कंट्रोल अच्छा है। हाँ उसकी पेस आई थिंक 140 तो वो है। 150 तक जाता है, वो 145 तक एवरेज रहता है वो, और 150 पे भी जाता है। मील्स और फिर प्लस ये कि डिफरेंट इस तरह से कि भाई ये सिंध से बड़े कम फास्ट बॉलर आते हैं। आई थिंक सो, ही इज फ्रॉम सिंध, राइट? ही इज फ्रॉम लाड़काना। हाँ ना भाई, वही तो वहां पे वो बिल्कुल जिंदा है। बिल्कुल 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 भाई, तो मैं बता रहा जिंदा हूँ। है वो। और फिर हमारी टीम के खिलाड़ी से नाम एसोसिएटेड है, तो यार हमें तो सपोर्ट हाँ, करना ही करना हमारे शानी भाई से उनका नाम एसोसिएटेड है, शानी है। दानी का। तो शानी को जरूर टीम में होना चाहिए। लेकिन टेस्ट टीम में है, अब उनको चांस मिलता है नहीं मिलता है अलग बात है, नहीं क्योंकि है, मुझे तो अगर आप टैलेंट है उसमें, क्योंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ऐसे ही आते हैं, राइट। गली में खेल रहे होते हैं, अगले दिन टीम में शामिल हो गए। आई मीन इट डिपेंड्स। आई मीन क्योंकि बॉलर आपके पास है ना, देखें अगेन धानी जब खेलेंगे जब आप 3 पेसर के साथ जाएंगे, तो ये हाँ, पिच पे डिपेंड करता है। जब टेस्ट मैचेस होंगे अभी पिचेस, आ रहे हैं टेस्ट मैचेस आ रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका का स्केड्यूल नहीं पता। हमारे साउथ अफ्रीका के साथ T20s हैं, लेकिन हाँ इसके भाई, बाद टेस्ट जिम्बाब्वे का मैचेस टूर भी भी हैं। है जिसमें टेस्ट है। जिम्बाब्वे के टूर में टेस्ट हैं, तो धानी के लिए तो ऑफ कोर्स वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आई थिंक उस टूर में आपको, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू बॉलिंग में धानी खेलते हैं या नहीं खेलते, यू हैव इनफ फास्ट बॉलर्स इन योर लाइनअप के। आई थिंक बॉलिंग की मुझे इतनी परवाह नहीं है। बात सारी आएगी कि स्पिनर किसको खिलाते हैं, क्योंकि सिंध का एक और लड़का गया इनके साथ, क्या नाम है उनका, जाहिद महमूद, लेग स्पिनर, हाँ जो कि हाँ हाँ, दादू के हैं। जाहिद महमूद एक्चुअली दादू का है, राइट, क्योंकि नुमान अली चामगढ़ के हैं। तो अगर ये तीनों खेल जाते हैं तो आपके पास आपका पूरा अटैक जो है वो सिंध का होगा, इंटीरियर सिंध का, जो कि ना बहुत आई वांट बहुत यार, औसम होगा। It'll be an awesome thing for cricket in Sindh, ओह interior यस, particularly, जो ओह यस, बिल्कुल होना चाहिए। ओह यस। धानी, नोमान अली और जाहिद महमूद, ग्रेट एडिशन। आई होप बैटिंग में भी ऐसे हैं, और आई होप के बलूचिस्तान से लड़के आए। अरे यार बड़ा मजा बिस्मिल्लाह आएगा। खान को ऊपर आप प्रमोट करें, बिस्मिल्लाह खान को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। पीएसएल में कोई पिक नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाह खान इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, उनका एक और बंगल सही है। ही इज़ अ डिसेंट बैट्समैन, लेकिन आएंगे हल्के हल्के लड़के, होपफुली बलूचिस्तान से भी आएंगे। आई थिंक सो, पीएसएल का कामयाब होने की वजह से आप इन जगहों से लड़के निकलते हुए देखेंगे, जो कि पहले आप देखते नहीं थे, क्योंकि इनका कोई कैरियर नहीं होता था, बिकॉज ऑफ देयर डोमिसाइल और मैं समथिंग बताऊं, जो। आप किस पे देख रहे हैं। मैं पीसीबी को एक क्रेडिट दूंगा, जो कि क्रिकेट के रियल ख्वाब है ना, मतलब उनकी बात करूंगा। ये पहले असल में पीएसएल में देखें, पीएसएल में भी वो लड़का आता है जिसको किसी ने देखा होता है, राइट, या तो लाहौर कलंदर्स की तरह वो रैंडमली किसी गांव जाके उठा के बच्चा ले आते हैं, दिखाएंगे हम, क्योंकि आकिब जावेद को एक क्रेज है कि मैं निकालूंगा मैं फैस्ट निकालूंगा। बॉलर्स। और मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत क्रेडिट ले भी सकते हैं, वहादिस रऊफ को लाने वाले वो हैं, और दानिश रसूल को उन्होंने खिलाया लाहौर कलंदर से, जिसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। लेकिन आई थिंक कि जब से पीसीबी ने अपने डोमेस्टिक सारे मैचेस जो हैं वो यूट्यूब पे और पीटीवी स्पोर्ट्स पे लाइव ब्रॉडकास्ट करना शुरू किए हैं, तब से, जैसे शाहनवाज धानी को मैं पीएसएल से पहले से जानता था बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन हिज कायद आजम ट्रॉफी और नेशनल T20 कप, और फिर पाकिस्तान कप में जो शाहनवाज धानी खेले हैं, तो आई न्यू दैट किड। इसी तरह अगर आप बात करें
क्या नाम है, सलमान अली आगा की, जिसको टेस्ट टीम में डाला, जिस जो के पोटेंशियल है वनडे के लिए या टेस्ट के लिए, उनको देखा। शोएब मकसूद की रिसर्जेंस सबने देखी बिकॉज वो यूट्यूब पे मैचेस आ रहे हैं। तो ये आई थिंक ये सबसे बड़ा क्रेडिट मैं पीसीबी को दूंगा कि एटलीस्ट लोग जो क्रिकेट की शौक रखते हैं और जो देखना चाहते हैं वो इनको अब लाइव परफॉर्मेंस यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो जब से ये आ रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे जैसा बंदा, अगर मैं बैठ के रीजन रात को शौक में लगाया तो आई कैन सी ओ दिस इज अ न्यू किड कमिंग ऑन द ब्लॉक। तो आपको पता है फैन फॉलोइंग वहाँ से बढ़ी और फिर पीएसएल में शाहनवाज दानी आए और फिर वहाँ आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल गया। तो आई थिंक पीएसएल जो फर्क डालता है वो ये है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। जाहिद महमूद की यही बात, जाहिद महमूद को लोगों ने देखा, उनकी आप अगर चेक करें उनकी वीडियोस देखें कायदे आज़म ट्रॉफी की, तो कुछ उनके बेइंतहा शानदार शेन वॉर्न की तरह के आउट हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। नुमान अली इसी तरह, आई मीन सब ने स्टैट्स देखे हुए थे लेकिन एक्चुअली देखने को मिला उनका इन दैट कायदे आज़म ट्रॉफी। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा वो है। तो गुफ्तगू को छोटी करते हैं। तो आप अगेन बात सारी हो रही थी कि आपकी वो बात मुझे मेरे ख्याल में बिल्कुल सही लगी कि रिजवान और सरफराज दोनों एक तरह के प्लेयर्स हैं। दोनों फास्ट स्ट्राइक रेट तो रखते हैं लेकिन नॉट पिंच हिटर जो आपको एंड में चाहिए होते हैं। तो वहाँ आप क्या देखते हैं, कौन फिट हो सकता है और किसकी जगह फिट हो सकता है, सरफराज या रिजवान की जगह, या फिर दोनों होना चाहिए और नीचे से कोई और हटे? मेरे ख्याल से देखिए, रिजवान अभी टीम का स्टेबलाइजर बना हुआ है ना, तो पिंच हिटर अभी आपको बनाना पड़ेगा। आई वाज होपिंग कि आसिफ अली कुछ अच्छा आगाज दे, लेकिन आई स्टिल थिंक हफीज हैज इट्स ओन प्लेस, लेकिन अब तो खैर वो दौर खत्म हो गया। आई डोंट नो वो जो क्या नाम था वो लड़का, क्या ना अली करके, जो T20 में खेल रहा था। T20 में? हाँ, हमारे इंटरनेशनल मैचेस भी खेला है इसने, एक 50 भी बनाई है। अली, खैर खैर एहसन अली, एहसन अली नहीं 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 नहीं, एक और खैर बहरहाल, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लेयर मौजूद है नहीं जो आजम खान। कि आजम खान है, लेकिन आजम खान जो है वो शर्जील खान को लिया, उस पर इतनी फड्डे यार बना देखो मैं बताता हूँ टीम आपको ना, देखो शर्जील, अगर आप T20 चलो T20 की बात कर लेते हैं ना, ओ शर्जील आपके पास शर्जील और फखर दोनों होने चाहिए। अब मसला देखो इसमें मसला कहाँ आता है, अभी रिजवान आपके पास ओपन कर रहा है ना, रिजवान ओपनिंग में तो उसको लंबा टाइम मिलता है स्कोर करने का, राइट, वनडे में भी यही बात ओपन कराया आपने। लेकिन जहां आप शर्जील और फखर की बात करते हैं, इनको लाएं आप, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर रिजवान टू जस्टिफाई। नहीं नहीं नहीं, ही हैज टू गो मसला डाउन। है ना कि शर्जील और फखर की बात ये है ना कि अब T20 में बॉलें होती हैं, ओवर्स नहीं होते, आपको बॉलिंग खेलनी होती है, सही है। अब आपने T20 में 30 बॉलें खेली, तो इम्पैक्ट कौन ज्यादा डाल सकता है अगर वो 30 बॉल खेल गया? शर्जील और फखर। फिर सिंपल। उसके बाद आपके पास बाबर है। अगर आप स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहें, देखें शर्जील, फखर, बाबर, आई वुड कीप रिजवान इन, लेकिन यस, आपको देखना पड़ेगा रिजवान को रखना कहाँ है। आई वुड हैव दानिश अजीज, आई वुड हैव आजम खान, देन आई वुड हैव मे बी सरफराज अगर ये साथ होते हैं, फहीम अशरफ, शादाब अगर शादाब फिट है वो, ठीक हफीज है। हफीज हाँ हफीज कौन? अगर हफीज डाले तो देन देखें, अब यहाँ पे सरफराज रिजवान दोनों आपको खिलाना मसला पड़ेगा। नहीं हो सकता, एक को चूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्म। यस, और दोनों को निकाल दो, आजम खान को ले आओ, वो भी विकेट कीपर है। यार मसला ये ना कि आजम खान का चक्कर ये है कि मैंने उसकी कुछ इनिंग्स देखी हैं, वो पेसर्स पे थोड़ा सा जो है ना उसके हाँ यू आर, दफनियां चलना शुरू हो जाती हैं, जुगाड़ शॉट शुरू हो वो जाती है। वो ठीक है, लेकिन आजम खान वो है जिसने पोलार्ड से ज्यादा स्ट्राइक रेट पे पोलार्ड के साथ खेलते हुए रन बनाए। तो आई थिंक अगर अगेन आई थिंक मैं पुश नहीं कर रहा, आई थिंक इज टू यंग, थोड़ा टाइम उसको एक्सपोजर मजीद, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी फिटनेस चाहिए। दानिश अजीज को आई थिंक होना चाहिए, यस, दानिश अजीज को इस टीम में होना चाहिए, अच्छा कर सकते। परफॉर्म किया है। एक और लड़का हमाद आजम जो कि आपने खिला के डिस्कार्ड कर दिया था, हमाद हाँ की बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, एंड ही इज आल्सो बिग हिटर। एंड देन he's यू a- he's an all-rounder। उसको उसको एक जब वो आया था तो रजाक से तशबीह दी जा रही थी। या, लेकिन वो बेसिकली ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर लाइक समबडी लाइक हुसैन तलत। लेकिन वो एक बात कह रहा हूँ कि जब आया था तो तशबीह उसको मेरे ख्याल से रजाक से दी जा रही थी, क्योंकि रजाक का वो दौर खत्म हो रहा था जब ये आया तो वो थोड़ा सा, वो जब भी आप इस लाइमलाइट में आते हैं ना, जब आपको किसी से मिलाया जा रहा होता है, तो मैंने देखा कोई कामयाब नहीं होता। रज़ाक रज़ाक था भाई, रज़ाक के तक कोई नहीं था। आई थिंक अज़हर महमूद जो है, ही वाज आई थिंक द नेक्स्ट वन टू रज़ाक।
और इन या दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। अजहर महमूद एक बहुत बड़ा प्लेयर होता अगर रज़ाक नहीं होता उस दौर में। रज़ाक नहीं होता, वो क्या पाकिस्तान की बात थी। लेकिन आई थिंक ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम दिखा। दे नीड टू सॉर्ट दिस आउट। अगर सरफराज रिजवान को खिलाना, दे नीड टू फिगर आउट। क्योंकि आपने आपने ये मैचेस जीते हैं अपने टॉप ऑर्डर से, आपने राइट, मिडिल ऑर्डर से नहीं जीते। विच इज अ गुड आपने थिंग। पहली बार मेरे ख्याल में कि लेकिन टॉप। बात कह रहा हूँ कि जो आपको सुधारने की जरूरत है ना, वो ये है कि थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे वर्क करने की जरूरत है। टॉप ऑर्डर आपका बनता जा रहा है, आपके पास प्लेयर के पीछे प्लेयर मौजूद है। तो तो इट्स अ गुड थिंग। बाबर आजम की जगह कोई और है नहीं, तो और आना भी नहीं चाहिए। राइट, और राइट, कहते हैं ना, दो रेखा शुक्राना अदा करना चाहिए कि भाई बाबर आजम हमारी टीम में आ गया। राइट। तो लेकिन अगर देखिए, अगर रिजवान और सरफराज दोनों को खिलाना भी है, आई थिंक मे बी इट कैन वर्क आउट। लेकिन आई थिंक यू नीड समबडी लाइक दानिश अजीज इन द टीम। दानिश अजीज मुझे बहुत है कि उस लड़के को लंबा। गिव मी 1 सेकंड यार, मैं कुछ बीपिंग हो रही है, तो लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, एब्सोल्युटली। तो हम ये बात कर रहे थे कि यू नो इस टीम में जो है मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को जो है वो थोड़ी मुश्किलात का सामना नजर आया। तो सरफराज का टीम में और रिजवान का टीम में होना, अगर एक्सक्यूज मी, लगता है कुछ हवा में है हमारे घर में भी। तो अगर दोनों को टीम में होना है तो यू हैव टू वर्क आउट व्हाट द बैटिंग ऑर्डर इज गोइंग टू बी। मेरे ख्याल में सरफराज को आप रिजवान से ऊपर खिला सकते हैं। सरफराज वेरी यूज टू हैं टू एक्चुअली कैरिंग द टेल विद हिम। रिजवान को नीचे खिलाएं और पिंच हिटर के तौर पे यूज़ करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स रिजवान है नहीं, लेकिन रिजवान ने अपना पोटेंशियल दिखाया कि कुड भी। तो इस तरह बैलेंस किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये रिजवान के साथ एक तरह की नाइंसाफ़ी ज़रूर होगी, क्योंकि रिजवान जो है वो उनको आपने ओपनर खिलाया है जहाँ पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन ट्रुथ ऑफ द मैटर इज़ दिस कि जब आपके पास शर्जील और फरहान और फ़खर जमान अगर फॉर्म में हैं, ये दो मौजूद हैं, तो फिर आप किसी और को ओपनर खिलाने का, चाहे वो रिजवान हो या कोई भी हो, नो मैटर हाउ मच वी लाइक रिजवान, तुक नहीं बनता। तो ये ज़रूर है कि थोड़ी बैटिंग ऑर्डर पे और मे बी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े। मे बी डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट बंदों को आपको सिलेक्ट करना पड़े। सरफराज की अभी भी बहुत यूटिलिटी है। सरफराज ने फिटनेस भी दिखाई है और पीएसएल में अपनी बिल्कुल भी दिखाई। तो उनका टीम में बनना में जगह बनती भी है। और आई थिंक कि बाबर, और ये अगेन जो मैं बात कर रहा था पहले, वो टीम जेलिंग की बात है। ये कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है जो साथ खेला है। अगर टीम में जेलिंग होगी तो कभी कभार थोड़ी सी कमज़ोर प्लेयर्स भी अगर हों, नॉट इवन योर बेस्ट प्लेयर्स, लेकिन अगर जेल टुगेदर प्लेयर्स हैं, दे कैन कैरी द डे फॉर यू। याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी ओ में यस। पाकिस्तान की। देखिए, आपका एक प्लेयर जो है ना, वो एक दिन मैच जिता देगा, लेकिन 10 में से 8 मैचेस जो जीतेगी ना टीम, वो टीम जीतेगी, प्लेयर राइट। नहीं जीतेगी। और टीम अगर जेल्ड होगी तो जीतेगी। और अगर जीतेगी। सरफराज के साथ टीम जेल्ड है, बाबर चाहते हैं कि सरफराज हो। अच्छी बात यह है कि बाबर असर्ट कर रहे हैं अपने आप को। यस, बाबर हल्के उसने हल्के दिखाया है। बाबर स्टार्टिंग टू असर्ट हिमसेल्फ। और आई थिंक, और दूसरी मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये अपने पुराने लीडर को वैल्यू कर रहे हैं। ये बड़ा कम होता है पाकिस्तान में कि पुराने कप्तान को कोई वैल्यू करे और उसको भाई इंसिस्ट करे कि टीम में। अगर बाबर ये कर रहे हैं तो उनकी बड़ाई है मेरे ख्याल में। बनाई। और आई थिंक ये भी शो करता है कि सरफराज को जो भी निकाला गया, सरफराज एक अच्छे कप्तान थे, तभी उनको लड़के जो उनके अंदर खेले हैं, उनको चाह रहे हैं कि वो टीम में उनके साथ खेलें। और आपने देखा आज कमराडरी नजर आई टीम के अंदर। तो ये अगर जेल टुगेदर टीम होगी तो थोड़ी सी कमजोर बशर्ते क्यों ना हो, ये काफी चल झंडे गाड़ जाएगी। सकती है। काफी चल झंडे जाएगी। गाड़ सकती है। नहीं, और इस सीरीज के बाद काफी अच्छी पॉजिटिव चीजें काफी आई हैं। और इट्स 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 और मैं तो इट्स अ कहता हूँ ग्रेट। कि यार अब चलने दो इनको, मिसबा और मेरे ख्याल में अभी जो सेटअप बन गया है ना मिसबा और वक़ार का, और विद मोहम्मद वसीम मेकिंग द सिलेक्शन कॉल्स, मैं कहता हूँ चलने दो इसको। क्योंकि देखो यार, हमें अगर प्लेयर्स भी निकालने होते हैं, हमें कोचेस भी निकालने हैं। नहीं है पाकिस्तान के कौन से कोच जाके पाकिस्तान का बाहर कोचिंग करता है। आकिब जावेद ने की थी, किसकी, स्वीडन की या हॉलैंड, यूएई की थी। राइट। मोहम्मद वसीम जाके स्वीडन की करके आए थे, और ये मोहम्मद वसीम को हैव बीन द हेड कोच। तो कोचेस अगर अगर इन दोनों का आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया तो करो मजीद इन्वेस्ट। लेट देम ग्रो विद द टीम, एंड होपफुली एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं चाहता उसके अंदर टीम हारे। बिल्कुल। एंड दे विल मेक द टफ कॉल्स। अगर ऊपर से थोड़ा सा उनके ऊपर डंडा हो तो नहीं, चीजें अच्छी जा रही, चीजें पॉजिटिव सेंस में जा रही। अब देखें अगला साल क्या रहता है, और पाकिस्तान कहाँ जाता है। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पाकिस्तानी टीम पुरानी होती जा रही है। पुरानी होती जा रही है मतलब ये लड़कों में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता जा रहा है। राइट। तो बिल्कुल ही नई टीम थी। अब ये है कि मैचेस खेलते जा रहे हैं। पहले ये होता था कि भाई 10 में से 11 में से
7 लड़के जो है वो 6 मैचेस 7 मैचेस 8 मैचेस खेले हैं, और फिर जो पुराने कारतूस थे जो कि आजमाए हुए थे और चल नहीं रहे थे वो निकलते चले गए। तो इट्स ऑटो फिल्टरिंग प्रोसेस। होपफुली अब 2020 वर्ल्ड कप आ रहा है 22 में, मेरे ख्याल से Later this इंडिया में। year, T20 World Cup है, I think, अक्टूबर में। इस 21 में या 22 में? I think इसी साल है, later इसी this साल है, हाँ। तो year। उसमें भी अभी चल रहा है वेन्यू पे पड़े। तो I think अब इंडिया में ही होगा, और I think everything will be fine। सारे चीजें like डालेंगे। hopefully the COVID issue is the thing, that's the reason कोविड the के COVID इशू से issue। याद है कि आईपीएल स्टार्ट होने जा रहे हैं, और काफी सारे कोविड टेस्ट यहाँ गाये बगाए सुनने में आए। कुछ तो अब बाकायदा ठीक होके वापस टीम को ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन आई होप Recently I heard Kiran More जो बबल में they थे had जो it. Akshar Patel had it. I think Akshar Patel was able to join his team. A few other players actually got it. तो अगेन आईपीएल है तो अभी हशाशी रखा जा रहा है अनलेस कोई बड़ा ब्रेकआउट हो, लेकिन मेरे ख्याल में आई एम प्रीटी श्योर कंट्रोल कर लेंगे। एंड आईपीएल वैक्सीन की क्या सिचुएशन इन प्लेयर्स को, ये मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन का फिर इशू, अगर आप प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करें तो फिर वैक्सीन लगवाने के बाद, अगर पहली बात इंडिया में जो है वो इंडिया की लोकल कोवैक्स आई थिंक वैक्सीन अवेलेबल है, राइट? और दैट इज़ अ वीकेंड वायरस वैक्सीन, नॉट द एमआरएनए वैक्सीन जो कि यहाँ पे है। तो वीकेंड वायरस के वैक्सीन का कोई बुराई तो नहीं है उसमें, ट्रेडिशनल वैक्सीन ऐसी ही होती है। जो मिल रही है वो लगाए, लेकिन हाउ मच डू पीपल ट्रस्ट इट, राइट? अगर फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं तो अनलेस वो खुद वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी, रिगार्डलेस कि कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं, कि ये अगर एक होना चाहिए कि अब स्पेशली अगर अभी स्टार्ट हो रहा है तो कम से कम एक दो नहीं तो एक डोज तो लग चुकी है सारे प्लेयर्स को। लेकिन अगर वैक्सीन लगती है तो प्रॉपर प्रोटोकॉल ये है कि यू हैव टू वेट 2 वीक्स बिफोर यू कैन प्ले। एक तो वैक्सीन के अपने क्योंकि टू गिव टाइम फॉर एंटीबॉडीज टू डेवलप, क्योंकि ऐसे केसेस सुनने में आए हैं कि आपने बेसिकली वैक्सीन लगवाई है, अगले दिन आप घूम फिर रहे हैं, आप इन्फेक्ट हुए हैं, एंड एक्चुअली द इन्फेक्शन took over before antibodies developed, तो you were in a more हमारे वजीर आजम साहब को भी अगले दिन ही हुआ था वैक्सीन लगाने के बाद। क्योंकि आप वैक्सीन लगा के अगर मास्क उतार के घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, आपको 2 हफ्ते चाहिए एंटीबॉडीज बनने के लिए। तो अगर वो करेंगे वैक्सीनेशन तो देन योर प्लेयर्स आर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल आउट फॉर 2 वीक्स। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन तो या तो करवा के जो आए सो आए हैं, या फिर अगेन वैक्सीनेशन कराने के बाद भी आप पॉजिटिव आ सकते हैं, और अभी ये नहीं पता कि आप अगर पॉजिटिव आते हैं इवन दो वैक्सीनेटेड तो आप खुद बीमार हो ना हो, आप ट्रांसमिट कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं पता, तो आपको फिर भी निकालना पड़ेगा। ट्रांसमिट का तो नहीं पता। देखिए सिलसिला ये कि वैक्सीन इज गुड फॉर नॉट मेकिंग यू टू सिक टू द पॉइंट दैट यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन, दैट्स वेयर द एक्चुअल सक्सेस इज। कि लेकिन वैक्सीन से ट्रांसमिट आप फिर भी कर सकते हैं। वैक्सीन के बाद लोग पॉजिटिव आए भी हैं इवन आफ्टर 2 वीक्स, केसेस हैं, लेकिन द गुड थिंग इज दे डिडंट शो मच ऑफ द सिम्पटम्स। तो एहतियात लाजमी है, और आई थिंक सो बाय द टाइम 2020 जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो होपफुली बाय दिस टाइम मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो वैक्सीनेट हो चुके होंगे। कुछ नहीं लेना चाह रहे वो एक अलग बात, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर वैक्सीनेट हो चुके होंगे इंशाल्लाह। होपफुली बाय दैट टाइम कोविड जो है वो अपना जोर तोड़ चुका होगा, आई एम होपिंग। Inshallah. We don't know what the situation with that is. The only thing is कि I mean India में IPL में इतने पैसे इन्वेस्ट होते हैं, तो I'm pretty sure they're following those protocols very strictly. तो I'm really hopeful कि IPL goes ahead without any snafu, और पहले कुछ मैचेस के बाद जब हमें मौका मिलेगा तो होपफुली नीरज के साथ फिर हासिल होंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे एहसान भाई जो मिसिंग इन एक्शन है कब से, जब उनको पूछो वो कहते हैं यार मेरी अभी तक सारी गाड़ियां नहीं बिकी, मैं सारी गाड़ियां बेच के आऊंगा। वो बराबर वाली की भी कह रहे हैं, बराबर वाली कहते हैं हाँ, मैं कहता है यार मैं तंग आ गया। हाँ वाकई यार, वो दूसरे के पास जाए कहते तेरी भी 2 बेच के आ जाता हूँ। भाई एहसान भाई हैं, तो आप दुआ करें कि एहसान भाई कभी फारिग हों, हम अपना शक्ल दिखाएं ताकि हम उनके साथ भी गप्पे मारें। तो हमें इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। दिस इज क्रिकेट टाइम। गुड नाइट।